आज इस मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी की खोज। और ये एक रियल स्टोरी है मिस्टर किसगार्डन की, जिसका करेक्टर प्ले किया हुआ है विल स्मिथ ने। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं क्रिस अपने बेटे को डे केयर में छोड़ते हुए आ रहा होता है। हमें दिखाते हैं कि क्रिस बोन डेंसिटी स्कैनर की मार्केटिंग करता है। इसकी वजह से वो हर समय अपने पास ये स्कैनर रखता है। ये स्कैनर बहुत ही एक्सपेंसिव होने की वजह से कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल जल्दी इन्हें लेना नहीं चाहते हैं। क्रिस को अपने रेंट और डे केयर के एक्सपेंसेस पे करने के लिए मंथली 2 स्कैनर बेचना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाए जैसे टैक्स या फाइन, तो उसे और स्कैनर बेचना पड़ जाता था। सेल्स में कभी स्कैनर बिक जाते थे, कभी नहीं बिकते थे, और जिस टाइम पे स्कैनर नहीं बिकते थे उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। उसके पास रेंट पे करने के भी पैसे नहीं रहते थे, जिसकी वजह से उसे हाउस ओनर से काफ़ी बातें भी सुननी पड़ती थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसी जैसी मुसीबतें आती जाती हैं क्रिस के ऊपर, क्रिस हिम्मत नहीं खोता है और आगे बढ़ता जाता है। हमें यहाँ पे लिंडा दिखाई देती है जो क्रिस की वाइफ है। वो भी जॉब करती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। क्रिस जब अपने स्कैनर नहीं बेच पाता था उस समय लिंडा बहुत अपसेट होती थी। इस वजह से दोनों के बीच में झगड़े भी होते रहते थे। यहाँ क्रिस लिंडा को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। लिंडा बोलती है, ये तो मैं अपनी शादी के बाद से सुनती चली आ रही हूँ, लेकिन आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। आगे दिखाते हैं हमें क्रिस का माइंड कितना शार्प है। उसने अपने बेटे के कलर क्यूब को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया होता है और बहुत कम टाइम में। और यहाँ पे टीवी में ये भी दिखाया जा रहा होता है इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए जो सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे उन्होंने 30 मिनट लिए थे, और क्रिस ने काफ़ी कम टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश की थी। काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया था लेकिन पूरा सॉल्व नहीं हुआ था। एक दिन वो अपनी सेल्स के सिलसिले में शेयर मार्केट के बाहर से गुजर रहा होता है, तभी उसको एक अपना दोस्त दिखता है। वो बहुत ही आलीशान गाड़ी से वहाँ पे आया हुआ होता है और वो बहुत खुश नज़र आ रहा होता है। क्रिस उसको रोकता है, हाय हेलो बोलता है और पूछता है कि इतनी आलीशान गाड़ी खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। वो बोलता है आई एम अ स्टॉक ब्रोकर। क्रिस यहाँ पूछता है क्या स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा? वो बोलता है नहीं, केवल अच्छा बोलना और काम आना बहुत ज़रूरी है। क्रिस यहाँ पे ये भी देखता है कि स्टॉक मार्केट से जो लोग भी निकल रहे थे वो काफ़ी खुश थे। वो सोचता है मैं क्यों नहीं खुश हो सकता हूँ, और उसने वहाँ जॉब करने का फैसला किया। ये सारी बातें उसने उसी रात को लिंडा को भी बताया होता है, लेकिन लिंडा थोड़ा सा अपसेट थी। वो बोलती है जॉब ढूंढने से पहले उसे अपनी सेल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जॉब ढूंढने में लग जाएगा तो सेल्स नहीं होगी, और सेल्स नहीं होगी तो उसे रेंट और ये सब पे कैसे करेगा। फिलहाल क्रिस रात भर सोचता रहता है, उसे नींद भी नहीं आती है। हमें अगला दिन दिखाया जाता है और यहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि आज के दिन मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने वाला हूँ। दोस्तों, हुआ यूँ था, जब वो स्टॉक मार्केट के बाहर से निकल रहा था तो उसके दिमाग में फिर से उस जॉब को करने का विचार आता है, इसलिए वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाना चाहता है। स्टॉक मार्केट के बाहर बैठी हुई एक लड़की जो एक गिटार बजा रही होती है उसको वो कुछ पैसे देता है और अपनी मशीन देखने के लिए बोलता है कि वो थोड़ी देर में अंदर से आएगा। वो लड़की हाँ बोल देती है और यहाँ पे क्रिस अंदर चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाके वो रिसोर्स मैनेजर से मिल रहा होता है, रिसोर्स मैनेजर के पीछे की वॉल पे ग्लास लगा हुआ था जिसकी वजह से उसे बाहर का सारे नज़ारे दिख रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि वो लड़की जिसको वो अपनी स्कैनर दे के आया वो वहाँ से इसका स्कैनर लेके भाग रही होती है। यहाँ पे वो ठीक से बात भी नहीं करता है रिसोर्स मैनेजर से और वहाँ से निकल जाता है। उसके हाथ में एक फॉर्म भी दिया होता है जिसमें ये इंटर्नशिप करने के लिए टर्म एंड कंडीशन बताई गई होती है। यहाँ क्रिस ऑफिस से निकल के भागता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है। यहाँ पे बैकग्राउंड में ये भी बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि क्रिस ने ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम किया हो, लेकिन यहाँ पे वो लड़की भाग चुकी थी और उसने अपना स्कैनर खो दिया था। क्रिस के लिए एक मशीन खोने का मतलब उसकी 1 महीने की ग्रॉसरी आइटम के पैसे भी थे, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान भी था और रात भर सो नहीं पाता। अगली सुबह वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ क्रिस अपनी डेली लाइफ फिर से स्टार्ट करता है, अपने बेटे को डे केयर में छोड़ता है। डे केयर में अपने बेटे को छोड़ने के बाद क्रिस को रियलाइज़ होता है कि ये डे केयर उसके बेटे के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए वो उस डे केयर को छोड़ नहीं सकता है। फिलहाल स्टॉक मार्केट में जाता है जहाँ पे वो वहाँ पे हेड ऑफ रिसोर्स मैनेजर से मिलता है जिसका नाम जे ट्विस्लर था। जे ट्विस्लर का नाम सुन के क्रिस को यहाँ ऐसा लग रहा था जे ट्विस्लर उसे गले लगा लेगा और जॉब भी देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जे उसको बाद में बात करने के लिए बोलता है। वो वहाँ से निकल जाता है और अपनी सेल्स की अपॉइंटमेंट अटेंड करने लगता है। यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड साउंड आता है और हमें बताया जाता है कि ये क्रिस की लाइफ का रनिंग पॉइंट होता है। रनिंग पॉइंट यूँ होता है कि जैसे भी ऑफिस से बाहर निकलता है कि वो लड़की स्कैनर के साथ जा रही होती है। क्रिस ने फिर से भागना चालू कर दिया होता है क्योंकि वो स्कैनर केवल वो ही सेल कर सकता है और उसे पता रहता है कि उसने स्कैनर कहाँ सेल किया हुआ है।
वो उस लड़की के साथ साथ अपने स्कैनर को भी पहचान गया था। दोस्तों यहाँ पीछे की स्टोरी ये भी बताई गई है कि क्रिस ने जब इस स्कैनर का स्टॉक लिया था तो वो सोचता था कि ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मशीन होगी डॉक्टर की फील्ड में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर से अननेसेसरी की मशीन समझते थे। काफ़ी देर भागने के बाद वो लड़की के सामने आता है और वो लड़की यहाँ पे चुपचाप उसकी मशीन उसको वापस कर देती है। अगला दिन होता है, क्रिस जे से मिलने के लिए फिर कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो स्टॉक मार्केट के बाहर ही मिल जाता है और वो कहीं जा रहा होता है। क्रिस बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसको सॉरी बोल के टैक्सी में बैठ जे तभी क्रिस जे से बोलता है उसे भी ड्रॉप मिल जाएगा क्या। यहाँ पे जे मना नहीं करता है और उसको बैठा लेता है, लेकिन यहाँ पे जे कुछ भी सुन नहीं रहा होता है क्योंकि हाथ में यहाँ भी एक रूबिक क्यूब होता है जो जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जैसे आप जानते हैं इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही बड़ों का खेल है। क्रिस यहाँ पे जे से इस रूबिक क्यूब को ले लेता है और सॉल्व करने के लिए बोलता है। यहाँ पे जे जानता था कि ये इससे हो नहीं पाएगा, लेकिन वो गलत था। देखते ही देखते वो रूबिक क्यूब सॉल्व करने लगता है। टैक्सी ड्राइवर भी आगे से ये देख रहा होता है और यहाँ पे क्रिस ड्राइवर को थोड़ा गाड़ी स्लो चलाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे टाइम मिल जाएगा। और जे के घर पहुंचने से पहले ही ये रूबिक क्यूब सॉल्व हो चुका होता है। यहाँ क्रिस का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था क्योंकि उसने अपना माइंड कितना शार्प है ये दिखा चुका होता है जे को। यहाँ एक घटना और होती है जिसमें जे इस रूबिक क्यूब के सॉल्व होने की वजह से थोड़ा शॉक था कि जो काम उससे इतनी देर से नहीं हो रहा होता है क्रिस ने बैठे बैठे ही कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो रूबिक क्यूब लेता है और टैक्सी से उतर जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है, अपने घर निकल जाता है। दोस्तों दिक्कत ये हुई थी कि जे ने पैसे देना भूल गया था और यहाँ पे क्रिस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी का पेमेंट कर सके। उसने टैक्सी वाले को आगे चलने के लिए बोला तो एक सिग्नल पे आके गाड़ी रुकती है और क्रिस यहाँ पे अपनी मशीन को लेके भागता है। हाँ दोस्तों, क्रिस ने पैसे नहीं दिए और क्रिस भागना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों क्रिस के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसके पास पैसे नहीं तो उसे भागना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा गॉड नोज। लेकिन यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और भागने लगता है। यहाँ पे क्रिस भागते भागते मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचता है। वहाँ पे एक ट्रेन जा रही होती है और भागते हुए उस ट्रेन को पकड़ लेता है। उसके अंदर जैसे बैठ रहा होता है उसका जो मशीन रहता है वो गेट पे फंस जाता है और वो मशीन फिर से गिर जाता है। लेकिन क्रिस अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो अगले स्टेशन पे पहुंचता है और वहां से लिंडा को फ़ोन करता है कि उसे आज थोड़ा लेट हो जाएगा, वो प्लीज़ क्रिस्टोफर को डे केयर से ले ले। लिंडा यहाँ पे बोलती है कि वो घर छोड़ के जा रही है। क्रिस उससे बात करना चाह रहा होता है लेकिन उसने फ़ोन काट दिया होता है। यहाँ पे क्रिस भागते हुए घर जाता है और भागने के टाइम पे उसके मन में आवाज़ आ रही होती है कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले खुशियों का पीछा करने की, लेकिन वो कभी आपके सामने नहीं आएगी क्योंकि उसकी एक मशीन अभी खोई थी, दोबारा फिर से खो चुकी है और तीसरी आफत यह है कि लिंडा घर छोड़ के जा रही है। भागते हुए क्रिस अपने घर पहुंचता है और देखता है कि लिंडा और क्रिस्टोफर दोनों लोग जा चुके हैं। उसी रात फ़ोन बजता है और फ़ोन पे जे ट्विस्लर था। उसे इंटर्नशिप के लिए कल ऑफिस आने के लिए बोला जाता है और इसके साथ साथ वो अपनी सेक्रेटरी का नंबर भी देता है जिससे वो बात करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकता था। लेकिन यहाँ क्रिस के पास पेन नहीं होता है। वो मन में ही अपना नंबर याद करता है और फ़ोन कट होने के बाद सीधे भागता है। हाँ दोस्तों, वो भागता है, एक शॉप पे जाता है जहाँ पे वो फ़ोन नंबर याद किया हुआ लिखता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक आदमी होता है जिससे वो लिंडा के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता है और वो नंबर लिख रहा होता है। यहाँ पे दिखाने की ये कोशिश की गई है कि उसकी परिस्थितियों के बीच में उसका दिमाग कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है और वो परफेक्टली काम करता है। वो नंबर भी ठीक से याद किया होता है, लिंडा के बारे में भी बात कर रहा होता है और उसी आदमी से अपने बकाए पैसे भी मांग रहा होता है जो उसने कभी दिए हुए थे। वो नंबर लिख के घर वापस आता है। अगले दिन रास्ते में उसे लिंडा दिखती है, वो ऑफिस जा रही होती है। वो लिंडा को रोकता है और उसे झगड़ा करने लगता है और बोलता है उसको जाना है तो जाए, क्रिस्टोफर अब उसके साथ में रहेगा, वो जहाँ जाए वहाँ जाके खुश रह सकती है। क्रिस यहाँ पे फिर डे केयर जाता है और क्रिस्टोफर को ले लेता है। अगली रात को डोर पे नॉक होती है और वहाँ पे हाउस ओनर था। हाउस ओनर उसको रूम खाली करने के लिए बोलता है और ये भी बताता है कि तुम जितना रेंट मुझे देने वाले हो उससे आधे रेंट में सामने मॉडल है वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन क्रिस से बोलता है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। यहाँ हाउस ओनर उसको घर का कलर करने के शर्त पे थोड़ा टाइम देता है। क्रिस यहाँ पे हाँ बोल देता है। इन सब परेशानियों के बीच में स्कैनर तो बिकने से रहा। अगले दिन से वो कलर करना स्टार्ट कर देता है और डोर पे नॉक होता है और पता चलता है कि पुलिस आई हुई है। यहाँ पे क्रिस ने जो टैक्सेस पे नहीं किए थे इस वजह से पुलिस उसके घर आई हुई थी। वो
पुलिस स्टेशन जाके अपने सारे फाइन चेक से पे करता है, लेकिन वहाँ पे बोला जाता है कि आपको जब तक ये चेक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तो आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। क्रिस बताता है कि उसका बेटा अकेले है, वो नहीं रुक सकता है और उसे कल इंटरव्यू के लिए भी जाना है। पुलिस बोलती है कि नहीं, आप केवल एक फ़ोन कर सकते हैं। वो सीधे लिंडा को फ़ोन करता है और लिंडा से बोलता है कि प्लीज़ क्रिस्टोफर को आज अपने साथ रख लो। लिंडा यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है और हाँ बोल देती है। अगला दिन होता है और वो चेक क्लियर होने के बाद वहाँ से भागता है। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो घर जाके नहा धो सके और कपड़े चेंज कर सके। वो भागता हुआ इंटरव्यू के लिए स्टॉक मार्केट पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि सब लोग वेल ड्रेस थे और उसकी हालत कुछ भिखारियों जैसी थी, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं है, पुलिस स्टेशन में रहा है, कलर करने वाली ड्रेस में है, उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। क्रिस का नंबर आता है, एक लेडी उसे आवाज़ देती है और क्रिस इंटरव्यू रूम में पहुंचता है। वहाँ वो सब लोगों से बहुत ही गर्मजोशी से मिलता है और अपने आप को रियलाइज़ नहीं होने दे रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। यहाँ क्रिस के एजुकेशन के ऊपर कुछ सवाल होते हैं। क्रिस के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने एक बहुत सुंदर सा रिप्लाई दिया होता है। क्रिस बोलता है कि अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे और वो मुझे नहीं आता होगा तो मैं साफ साफ मना कर दूंगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इन सवालों का जवाब कैसे और कहाँ ढूंढना है। सब लोग इम्प्रेस हो गए थे उसके जवाब से। इस इंटरव्यू में जे भी वहाँ पे बैठा था, वो भी सब सुन रहा होता है। अगला सवाल होता है कि अगर हमने किसी ऐसे आदमी को जॉब दे दिया जो इंटरव्यू के टाइम पे शर्ट भी नहीं पहन के आया था, तो सब लोग क्या बोलेंगे। यहाँ क्रिस हल्का सा स्माइल करते बोलता है उसे शर्ट पहन के आना चाहिए था, बस यही बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद इंटरव्यू ख़त्म होता है और क्रिस वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी जे उसे बताता है कि वो उसको शाम को कॉल करेगा, लेकिन यहाँ क्रिस बोलता है कि वो उसको शाम को कॉल करेगा। जे समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्रिस ने क्यों बोला। इस इंटरव्यू के बाद उसके पास कोई जॉब की श्योरिटी नहीं है, उसे कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा और अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं है, इसलिए वो कॉल करेगा। यहाँ पे जे बोलता है तुम्हारे पास केवल आज रात तक का टाइम है, अदरवाइज वो किसी और को रख लेगा। यहाँ वो मन में सोचता है कि अगर मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे स्कैनर की सेल्स करनी ही पड़ेगी। उसी रात लिंडा आती है और क्रिस्टोफर को उसके पास छोड़ जाती है और ये भी बताती कि वो ये एक शहर छोड़ के न्यूयॉर्क जा रही है किसी जॉब के सिलसिले के लिए। लिंडा यहाँ दुखी थी, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। लिंडा के जाने के बाद क्रिस ने जे को कॉल करके इंटर्नशिप के लिए हाँ बोल दी होती है। अगले दिन क्रिस को समझ में आ चुका होता था कि यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है और वो पे नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो ये घर खाली करके सामने सस्ते वाले रूम में चला जाता है। यहाँ पे क्रिस का काम बढ़ चुका था क्योंकि अब उसे अपने बेटे की ध्यान भी रखना था और इसी बीच में फादर और सन का एक रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत था। यहाँ क्रिस अपने बेटे को समझाता भी है कि लाइफ में कुछ भी हो वो नहीं कर पाएगा ऐसा कभी किसी से नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सके। एक दिन इंटर्नशिप की ब्रेक के टाइम पे वो बाहर निकला होता है और तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसका स्कैनर लेके जा रहा होता है। क्रिस फिर से यहाँ पे भागना चालू कर देता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, लेकिन इसी बीच में उसका एक शूज़ जो है कहीं पे खो गया होता है। दोस्तों हाँ, उसका एक शूज़ खो गया होता है और वो आदमी भी भाग चुका था। वो वापस ऑफिस पहुँचता है केवल एक शूज़ के साथ। हर कोई उससे पूछते क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताता। उसका दिन अभी और टफ होने वाला था क्योंकि उसका मैनेजर जो है उसको इंटर्नशिप की तैयारी भी नहीं करने दे रहा होता है ठीक से, क्योंकि वो बीच बीच में कभी चाय मंगवाता है, कभी कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है, कभी कार पार्क करने के लिए बोलता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ काम बोलता रहता है। लेकिन क्रिस पहले ही काफ़ी कुछ झेल चुका था, तो वो इन सब सिचुएशन में मैनेजर को भी किसी तरह मैनेज कर रहा था। सेल्स ना हो पाने की वजह से उसका घर का रेंट फिर से बढ़ने लगा था और वहाँ का हाउस ओनर भी उसे रूम खाली करने के लिए बोल रहा होता है। क्रिस को पता था कि इंटर्नशिप में 6 महीने में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस देगा उसी को ये जॉब मिलेगा। इसके लिए उसे हर दिन 200 कॉल करना होता था। अब हमें 4 महीने आगे की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें ये बताया जा रहा था कि उसने सारे स्कैनर अपने सोल्ड कर दिए और उसकी लाइफ काफ़ी हद तक ठीक चल रही थी। तभी गॉड ने एक और टेस्ट लिया और उसके ऊपर आसमान से एक लेटर गिराया जिसमें लिखा हुआ था कि टैक्स ना पे करने की वजह से गवर्नमेंट ने उसका अकाउंट सीज कर लिया है और उसका सारा सेविंग अब गवर्नमेंट के पास रहेगा। वो कोशिश करता है अपना पैसा निकलवा ले, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अब जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं है, ना मैंने ना आपने। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्रिस अपने बेटे के साथ बाहर निकलता है और एक पार्क में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि उसका स्कैनर जो खो गया था वो वहाँ पे था एक आदमी के पास में। वो भागता है और उस आदमी से अपना स्कैनर लेता है और चल देता है। वो बहुत ही ख़राब हालत में था क्रिस, लेकिन उसको अच्छे से साफ करता है और ठीक करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि स्कैनर ठीक है और वो एक क्लाइंट से मिलता है और वो क्लाइंट भी
उसका स्कैनर लेने के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही वो डेमो दिखा रहा था वो स्कैनर नहीं कर रहा था। वहाँ का डॉक्टर बहुत अच्छा था, वो उसको बोलता है कि वो वापस दोबारा कभी भी आ सकता है, ये डील ओपन रहेगी। दोनों वापस आते हैं और रूम के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन रूम के ऑनर ने उसका सारा सामान घर से बाहर निकाल दिया होता है। वो जाके ऑनर को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन ऑनर कुछ भी नहीं सुनता है। क्रिस की मुसीबतें देखकर अब मैं भी थोड़ा सा दुखी हो गया था, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था दोस्तों। क्रिस्टोफर बार बार पूछ रहा होता, डैड अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन क्रिस के पास कोई भी जवाब नहीं। वो दोनों अपना सामान लेते हैं और एक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। दोनों वेटिंग चेयर पे बैठे ही होते हैं। यहाँ दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है। दोनों ही एक दूसरे की परिस्थिति समझ रहे होते हैं और वो एक दूसरे को बहलाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही टचिंग मोमेंट है और इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों होता यूँ है कि वो दोनों ही बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे क्रिस उसको बोलता है ये मशीन नहीं है, ये एक टाइम मशीन है और ये बटन दबाते ही हम लोग टाइम में पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे क्रिस्टोफर बोलता है हाँ, और जैसे ही बटन दबाते हैं वो दोनों एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे वो लोग डायनासोर एज में पहुंच गए हैं और डायनासोर उनके चारों तरफ हैं और वो दोनों भाग रहे हैं। भागते भागते क्रिस स्टेशन के बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। दोनों लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। क्रिस्टोफर थके होने की वजह से सो जाता है। यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि क्रिस रो रहा होता है, क्योंकि बाहर लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन क्रिस ने अंदर से बंद कर लिया होता है। वो दोनों ने वहीं पे रात गुजारी होती है। अगला दिन शेल्टर में लाइन लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी रूम मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आज के दिन लाइन जल्दी लगाने की वजह से उसे रूम मिल जाता है। दोनों ने रात बाथरूम में गुजारी होती है। क्रिस जब क्रिस्टोफर को आराम से बेड पे सोता हुआ देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और साथ साथ वो यहाँ पे अपना स्कैनर भी ठीक करने के लिए चला जाता है। शेल्टर की लाइट में वो अपना स्कैनर ठीक ही कर रहा होता है कि वहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है और वो स्कैनर ठीक नहीं कर पाता है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और अपना सारा सामान लिए रहता है। ऑफिस के लोग पूछते हैं कि सारा सामान क्यों, वो सबको बहाना बनाता है कि वो कहीं घूमने जा रहा है या कहीं से आ रहा है, इसलिए वो अपना सारा सामान अपने साथ लिए हुए। उसने किसी को भी नहीं बताया कि उसके साथ कैसी कैसी परिस्थितियों से वो गुजर रहा है, किसी को भी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों कैसा अजीब होगा कि हमारे एक हाथ में हमारी मशीन है, एक हाथ में लगेज है। और दोस्तों यहाँ पे दिखाते हैं कि अगले दिन वो जब लाइन में लगा होता है शेल्टर हाउस पे, वहाँ पे उसको रूम नहीं मिलता है और वो बहुत दुखी था। उसने तय किया कि अब वो रात किसी ट्रेन में किसी बस में टिकट लेके पूरी रात जर्नी करके गुजारेंगे। और यहाँ ऐसा ही वो लोग करते हैं। अगली सुबह वो लोग जल्दी जाते हैं और उन्हें वहाँ पे रूम मिल जाता है। रूम मिलने के बाद यहाँ पे क्रिस अपनी स्कैनर ठीक करता है और इस स्कैनर को वापस उस डॉक्टर के पास सेल करता है। सेल के पैसे मिलते हैं जिससे वो अब आराम से किसी होटल में रह सकता है। दोस्तों गॉड के एग्ज़ाम लेने का यही तरीका है, वो हर जगह से आपको अपनी वैल्यू प्रूफ करने के लिए बोलता है। इन सब के बीच आज वो दिन भी आ गया था जब क्रिस्टोफर का एग्ज़ाम था। हमें दिखाते हैं क्रिस ने सबसे पहले अपना पेपर सॉल्व करके वहाँ से निकल गया होता है। पेपर सॉल्व करने के बाद में इंटरव्यू का एक मेंबर उसे बाहर मिलता है जो उससे $5 मांगता है टैक्सी के पेमेंट के लिए। उसके पास चेंज नहीं होते, लेकिन क्रिस के लिए यहाँ पे $5 देने का मतलब है दिल निकालने की, क्योंकि उसके पास वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम। खैर वो मना नहीं करता है और उसको $5 दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। क्रिस्टोफर भी बीच बीच में कभी हमें बोलता दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसकी वजह से चली गई। क्रिस यहाँ पे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी माँ को जाना था इसलिए चली गई थी। यहाँ क्रिस्टोफर बोलता है कि पापा आप सबसे अच्छे पापा हो। आगे ये भी दिखाते हैं कि क्रिस ने बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया हुआ है, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसे ये भी पता चलने लगा था कि अब वो कुछ भी कर सकता है अगर इन परिस्थितियों से गुजर सकता है। जे बताता है कि उसका जॉब्स के लिए सेलेक्ट हो गया है और वो अब खुश हो सकता है। यहाँ पे इंटरव्यू का मेंबर जिसने $5 लिए थे उसे रिटर्न किया होता है, जो कि उसकी मेहनत। हमें दिखाया जाता है क्रिस उस ऑफिस से बाहर निकलता है और बड़ी भीड़ में हाथ उठा के हंसता है, चिल्लाता है, रोता है। दोस्तों दिस इज कॉल्ड हैप्पीनेस। पहली बार यहाँ पे क्रिस खुश दिखाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मूवी एंड भी हो जाती है और हमें एक सीख देती है कि लाइफ में चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ हार्ड हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सो दोस्तों आपको कैसी लगी मूवी कमेंट में बताइए। बाय बाय।